जय हिंद फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने देखा था पदार्थ के बारे में और पदार्थ के कुछ कण के बारे में देखा था कि पदार्थ जो कण से मिलकर बना होता है, मतलब पार्टिकल से जो मिलकर बना होता है, उसमें उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब उसका क्या गुण होता है। उसमें से एक गुण जो हम लोगों ने देखा था वो ये वाला गुण था कि कण जो होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है। पार्टिकल जो होता है, जैसे एक पदार्थ है, वो पदार्थ पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वो पदार्थ के अंदर में जो वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल लगातार क्या होता है, तो गतिशील होता है। अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे देख लीजिए, आपका जो इसमें से एक बुझी हुई अगरबत्ती का मैं एग्जांपल लूँगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और इत्र की शीशी और गर्म खाने का जो गंध होता है, जैसे अगर आपके घर में कहीं पर किसी भी कोने में खाना बन रहा हो और वहाँ से आपको सुगंध आपके नाकों तक पहुँच जाती है, लेकिन अगर वही खाना क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर वो सुगंध आपके नाकों तक नहीं आती है। आपके नाक को उस खाने के पास में लेकर के जाना पड़ता है, तभी आप उसके सुगंध को क्या कर पाते हैं, उसके स्मेल को पता कर पाते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा सा जानेंगे एलपीजी गैस के बारे में। तो जैसे देखिए, अगर आपके पास में क्या है कि बुझी हुई अगरबत्ती है, उस बुझी हुई अगरबत्ती का कैसा सेंट है, इसका पता आप कैसे कर सकते हैं। उसको आपको अपने नाक के पास लाना पड़ेगा, फिर उसका क्या स्मेल है, तभी आप उसका स्मेल को क्या कर सकते हैं, तो पता कर सकते हैं। लेकिन अगर उस अगरबत्ती को जला दिया जाए तो जला देने के बाद उस अगरबत्ती का स्मेल क्या है, वो हम लोगों को बहुत दूर से ही पता चल जाता है। अगर उसको आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रख दें जली हुई अगरबत्ती को, तो वहाँ से उसका सुगंध का पता हम लोगों को चल जाता है कि उसका स्मेल कैसा है। आखिर ये होता कैसे है। जब अगरबत्ती बुझी हुई थी तो क्या हुआ, अब अगरबत्ती जब बुझी हुई थी तो अगरबत्ती एक पदार्थ है, पदार्थ के अंदर में पार्टिकल है। जब अगरबत्ती बुझी हुई थी तो उसका पार्टिकल का जो मोशन था वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा था, मतलब पार्टिकल, उस अगरबत्ती में जो पार्टिकल था, उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या था, बहुत ही कम था, जिस कारण से उसका पार्टिकल निकल के बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही आप अगरबत्ती को क्या करते हैं, तो जलाते हैं, तो जलाने के बाद क्या होता है कि उस पार्टिकल को ऊष्मा मिलता है, हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है, और वो जो पार्टिकल है वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा मूव करने लगता है। और इस तरह से वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल कहाँ चले आता है, तो आपके नाकों के पास में फ्लो करते हुए, उड़ते हुए आपके नाकों तक पहुँच जाता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, बुझी हुई अगरबत्ती जो होती है उसका स्मेल लेने के लिए हम लोगों को अगरबत्ती को नाक के पास में लाना पड़ता है, लेकिन जली हुई अगरबत्ती का जो गंध है, स्मेल है, वो हम लोगों को कैसे पता चल जाता है, जिसके पीछे का लॉजिक यही है। अब जैसे देखिए, अगर आपके घर में इत्र है, इत्र की शीशी अगर बंद है तो अब देखिए इत्र है, तो इत्र क्या है, लिक्विड है, तो इस तरीके से इत्र क्या हो जाता है, आपका पदार्थ हो जाता है। और इत्र जो है अगर पदार्थ है तो वो भी पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब पार्टिकल जो है इत्र, अब तो बोतल का क्या है, वो ढक्कन बंद है, तो मतलब उसके अंदर में पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने ढक्कन को खोला तो वो पार्टिकल किधर आने लगा, हवा में आने लगा, मूव करने लगा हवा में आकर के, और हवा के साथ में डिफ्यूज होकर के, हवा में विसरित होकर के वो पार्टिकल कहां पहुंच रहा है, आपके नाकों के पास में पहुंच रहा है। इसलिए अगर आप इत्र के बोतल को खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको उसका गंध दूर से ही पता चल जाता है कि चलो ये इत्र है। उसके बाद क्या है कि जैसे देखिए, गर्म खाने के बारे में मैंने बताया कि जब खाना, जैसे आप सब्जी अगर बना रहे होते हैं, आपकी मम्मी अगर सब्जी बना रही होती है आपके घर में, तो आपको दूर से ही पता चल जाता है कि चलो आज बैगन और गोभी का सब्जी बन रहा है। आखिर ये कैसे पता चल जाता है, क्योंकि वो जो सब्जी है, वो सब्जी जो वो भी क्या है, एक पदार्थ है, तो वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब जैसे ही आप गर्म करते हैं, नीचे से क्या होता है, आप हीट दे रहे होते हैं, उस हीट देने के कारण उस पार्टिकल में एनर्जी क्या होता है, वो बढ़ जाती है। वो एनर्जी बढ़ जाने के कारण उसका पार्टिकल का भी एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आप देखिए, अगर किसी बच्चे के बॉडी में एनर्जी ज्यादा हो तो वो घर में बैठता नहीं है, वो इधर उधर दौड़ते रहता है और खेलते रहता है। सेम वही पार्टिकल है सब्जी, सब्जी के अंदर में जो पार्टिकल है, उसका पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हीट मिल गया, तो अब उसका पार्टिकल बताइए सो के कभी रहेगा क्या, नहीं, वो इधर उधर दौड़ेगा और उसका पार्टिकल सब्जी से निकल करके हवा में विसरित हो जाता है, हवा में डिफ्यूज हो जाता है, और वो जो है हमारे नाकों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम लोग पता कर लेते हैं किसका, तो गर्म खाने का या गर्म सब्जी का सुगंध हमारे नाकों तक पहुँच जाता है। उसी प्रकार से होता है हमारा एलपीजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब
अब देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में एक अलग से कुछ गैस मिला, मतलब एक अलग से एक एलिमेंट मिलाया जाता है कि जिसको कि हम लोग कहते हैं एथिल मर्केप्टन। अगर एलपीजी गैस कहीं पर रिसाव हो रहा है, कहीं पर छेद है, तो फिर उसका जो गंध है हम लोगों को पता चल जाता है। तो वो एक्चुअली में वो जो गंध होता है वो एलपीजी गैस का गंध नहीं होता है, उसमें जो मिलाया गया एथिल मर्केप्टन होता है उसके कारण होता है। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब देखिए एलपीजी गैस को सिलेंडर में रखा जाता है, किसमें? सिलेंडर में रखा जाता है। अब देखिए आपको इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे देखिए हवा है, हवा को अगर आप क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर कर, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर में प्रेशर, जैसे मान के चलिएगा आपके पास में एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में आपने क्या कर दिया, गैस को भर दिया और उससे कुछ टेम्परेचर को निकाल लिया, तो वो क्या हो जाता है, पार्टिकल, मतलब वो जो हवा है वो आपका क्या बन जाएगा, तो लिक्विड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा, क्या, तो बाहर आएगा, तो बाहर आने के बाद उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसलिए अब वो लिक्विड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही बात है यहाँ पर कि एलपीजी गैस को जैसे ही हम लोग खोलते हैं वहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए, वैसे ही वो गैस बाहर निकल के हवा में विसरित होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका जो पार्टिकल होता है हवा में गतिशील हो जाता है, मूव करने लगता है। इसी वजह से एलपीजी गैस का जो गंध है, मतलब एलपीजी में जो मिला हुआ मिथाइल मर्केप्टन है, वो हमारे नाकों तक आकर के हमको बताता है कि चलिए आपका जो है कहीं न कहीं क्या है, रिसाव है। ठीक है। अब ये जो जैसे कि देखिए डिफ्यूजन, कल मैंने विसरण के बारे में बताया था कि जब दो गैस है, जैसे यहाँ पर गैस है, इधर भी आपके पास में गैस है, दो वेसल में आपको गैस है, दोनों वेसल को क्या करें, इसे मिला दें, तो फिर दोनों गैस आपस में स्वतः ही, मतलब अपने आप ही मिल जाएगा। तो दो गैसों के पार्टिकल को अपने आप ही मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, मतलब विसरण कहते हैं। अब जैसे देखिए कि ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने लिखा है और अभी लिख के तुरंत इसको अगर मैं मिटा दूंगा तो फिर ये आसानी से मिट जाएगी, लेकिन इसको मैं 10 दिन 15 दिन के बाद अगर मिटाता हूं तो इसको मिटाने में क्या होती है, हमको थोड़ी दिक्कत होती है। फिर हमको क्या करना पड़ता है, मिटाने वाला जो होता है उसको थोड़ा सा पानी में भिगाना पड़ता है, फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं उसको क्या करता हूं, मिटा पाता हूं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तुरंत अगर लिख के मैंने उसको मिटाया तो तुरंत वो मिट गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसी को 10 दिन 15 दिन के बाद या सप्ताह दिन के बाद उसको मिटाता हूं तो नहीं मिटता है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है डिफ्यूजन के कारण। अब देखिए मैं जो लिख रहा हूं इस मार्कर से, तो इस मार्कर में जो इंक है वो भी तो लिक्विड है। लिक्विड जो है क्या चीज से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अब ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड भी तो क्या है, आपका मैटर है, पदार्थ है, ये भी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होगा। अब ये जो मैं जो लिखा तो उसमें जो इंक था, वो इंक का जो पार्टिकल है इस बोर्ड में जो है उसके पार्टिकल के अंदर में चले गया। कहने का मतलब देखिए मैं बताता हूं आपको, जैसे ये बोर्ड का पार्टिकल है, ये मान के चलिए बोर्ड का पार्टिकल है। अब क्या हुआ, इस दोनों के बीच में स्पेस है जिसको कि हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बिटवीन में आकर के बैठ जा रहा है कौन, इंक का पार्टिकल आकर के बैठ जा रहा है। तो इसी वजह से ये इस पे क्या हो जाता है, तो डिफ्यूज हो जाता है, विसरित हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या होता है, इसको मिटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि देखिए अगर आप बोर्ड पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर अगर आप लिख रहे हैं चौक से, तो वो कुछ समय के बाद आसानी से आप उसको मिटा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ सप्ताह के बाद उसको अगर आप मिटाते हैं तो आसानी से नहीं मिटता है। तो ये किस कारण से होता है, तो वो किस कारण से होगा, तो डिफ्यूजन के कारण होगा। अब देखिए अगरबत्ती का धुआं जो हवा में अपने आप मिल जाता है, इसको भी हम लोग जानते हैं क्या, तो ये डिफ्यूजन के ही कारण होता है। अब देखिए कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो पार्टिकल होता है, जो मैटर होता है, वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, और वो पार्टिकल के बिटवीन में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब उसके अंदर में अंतराण्विक बल होता है। अब देखिए आप नल ऐसे चल रहा है, जैसे मान के चलिए ये नल है, नल को आप क्या कर दीजिए, टैप को खोल दीजिए, नल से पानी निकल रहा है, आप क्या कर सकते हैं, उसको हाथ से ऐसे काट के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इस मार्कर के इस आर पार क्या आसानी से आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, आसानी से क्या कर ही नहीं सकते हैं। आखिर पानी के इधर आसपास हम लोग क्यों कर लेते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि पानी के अंदर में जो पार्टिकल है, पानी के अंदर में जो कण है, उस कण के बीच में जो आकर्षण बल होता है, वो आकर्षण बल क्या है, कम है। लेकिन ये जो है, ये मार्कर जो है, मार्कर का जो पार्टिकल है, इसके पार्टिकल के बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जैसे देखिए
मैं क्या करता हूँ, आसानी से इसे पकड़ लेता हूँ। इसको अगर कोई दोनों तरफ हाथ से खींचे तो आसानी से खींच लेगा, लेकिन अगर मैं इसको कस के पकड़ता हूँ ऐसे तो इसको खींचना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। उसी प्रकार से जो हमारा नल से जो पानी गिर रहा है उसके पार्टिकल के बिटवीन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण हम हाथ को ऐसे ऐसे उसके दोनों तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके ऐसे जो है ऐसे नहीं ले जा सकते। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इसके अंदर में जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। इसी वजह से हम लोग नहीं कर सकते। जैसे देखिए, लकड़ी को मतलब हो गया वही कि लकड़ी को आप ऐसे हाथ से नहीं काट सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आते हैं। जैसे देखिए, ठोस आप जानते हैं कि पदार्थ का एक प्रकार है। पदार्थ 3 प्रकार का था, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर ठोस का जो उसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जैसे कि ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही निश्चित होता है। मतलब ठोस के आकार और आयतन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपको एक एक्सेप्शन में आ जाता है रबड़ पर अगर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो रबड़ क्या हो जाता है, उसका आकार चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी देखा कि जो हमारा ठोस है, ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। लेकिन रबड़ भी एक प्रकार का ठोस है, लेकिन उस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो फिर वो अपना आकार को क्या कर लेता है, तो चेंज कर लेता है। लेकिन कुछ जब उसको फोर्स लगाना छोड़ दें, मतलब रबड़ को ऐसे छोड़ दें, तो फिर वो पुनः अपने ही आकार को ग्रहण कर लेता है। मतलब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ऐसा इसलिए होता है कि वो तत्काल होता है। क्या, वो तत्काल, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ही वो आकार अपना आकार को चेंज करेगा। लेकिन जैसे ही आप फोर्स लगाना छोड़ देते हैं वैसे ही क्या होता है, तो रबड़ अपना जो उसका मूल आकृति है उस आकृति में फिर वो चले आता है, वो अपने मूल आकार में चले आता है। अब जैसे देखिए, चीनी और नमक का डब्बों का, अगर चीनी और नमक को आप उस किसी डब्बे में भरें तो वो डब्बे का आकार को ग्रहण कर लेता है। लेकिन उसका जो एक क्रिस्टल का अगर बात करें तो उसका जो शेप है वो जैसा था वैसा ही है। लेकिन उसी चीनी को अगर आप डब्बा में डाल देते हैं तो वो डब्बा को क्या कर लेता है, डब्बा का आकार को ग्रहण कर लेता है, चीनी या नमक। लेकिन एक क्रिस्टल का बात करेंगे तो एक क्रिस्टल का अगर आकार और आयतन का बात करिए, एक क्रिस्टल का आकार और आयतन को आप दबा के बदल नहीं सकते हैं। अब जैसे देखिए, कहता है ठोस को अधिक दबाया नहीं जा सकता है। मतलब जैसे ये ठोस है, इसको अगर मैं दबाऊं तो दबा नहीं सकूंगा। लेकिन अगर एक ठोस बॉल है, जैसे आपको वो जो कॉर्केट वाला बॉल, मतलब एक बॉल आता है, कोस्को वाला बॉल होता है, उस बॉल को आप क्या करें, ऐसे करके दबाएं। ऐसे करके दबाएंगे तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा, उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उसको जब आप छोड़ेंगे तो फिर वो पुनः अपने आकार को ग्रहण कर लेगा। इसी में एक एक्सेप्शन आता है, मतलब इसको आप देखिए, ठोस को बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं। जैसे देखिए, इसी में एक एक्सेप्शन आता है स्पंज का। क्या स्पंज ठोस है? हाँ, बिल्कुल स्पंज ठोस है, क्योंकि अगर आप स्पंज को दबाएंगे, दबा देने के बाद फिर छोड़ देंगे तो फिर वह पुनः अपने आकार को ग्रहण कर लेगा। ठोस में जो छोटा छोटा छेद होता है, मतलब वो जो स्पंज है, स्पंज में जो छोटा छोटा छेद होता है उस छेद में हवा भरा रहता है। उस हवा के कारण वो स्पंज क्या रहता है, फूला हुआ रहता है। अब जैसे ही आपने स्पंज को दबाया तो उसके अंदर का जो एयर है वो एयर का पार्टिकल निकल गया और वो स्पंज क्या कर लिया, अपना आकार को बदल लिया। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा स्पंज है, इसको मैंने दबाया तो ये देखिए अपना आकार को चेंज कर लिया, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो फिर पुनः अपने ही आकार को ग्रहण कर लिया, क्योंकि फिर से इसके अंदर में हवा चले गया। अब हवा जो चले गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। इसका जो सरफेस है, इसके सरफेस पे क्या क्रिएट होता है, तो प्रेशर क्रिएट होता है। इसी वजह से इसके अंदर में हवा चले जाता है। फिर मैंने जैसे इसको दबाया तो इधर प्रेशर अंदर की तरफ गया तो हवा बाहर निकलेगा, और ये जो स्पंज है, स्पंज का पार्टिकल क्या हो गया, बिल्कुल पास पास आ गया। तो बहुत पास आ गया तो इसका एयर का जो पार्टिकल था इसके अंदर में, उसको बाहर आना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो ठोस है, ठोस का जो घनत्व होता है वो काफ़ी उच्च होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। अब घनत्व को हम लोग कैसे समझेंगे, तो कल हम लोगों ने देखा था कि द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब ये जो घनत्व है, इस घनत्व का जो SI मात्रक होता है वह किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। अब ये SI मात्रक कैसे निकाला जाता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बस अभी आपको ये याद रखना है कि जो ठोस होता है, ठोस का जो घनत्व होता है वो काफ़ी उच्च होता है, और घनत्व जो होता है, घनत्व का जो SI मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर आप क्या करते हैं, लकड़ी लेते हैं, यहाँ पर ये आपको वुड है और यहाँ पर आपके पास में क्या है, आयरन है।
अब आप क्या करते हैं, यहाँ से 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को यहाँ से कट करके निकाल लेते हैं। ये आपको वुड है और ये आयरन है। यहाँ से भी आप क्या करते हैं, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को काट करके निकाल लिया। अब बताइए इसका भार ज़्यादा होगा या इसका भार ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है कि ये जो कट करके निकाला गया है और ये जो कट करके निकाला गया है, इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब है। लेकिन इसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये डिसाइड करता है पार्टिकल। अब देखिए ये जो लोहा है, ये जो लोहा के अंदर में जो पार्टिकल होगा, मतलब 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम में क्या, तो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम में लोहा, ये जो लोहा वाला जो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम वाला है, तो इसमें ज़्यादा पार्टिकल होगा और इसमें क्या होगा, कम पार्टिकल होगा। आप ऐसे देखें कि अगर एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, तो मोटा आदमी जो है वो उसका भार बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो मोटा आदमी है ना, उसके बॉडी के अंदर में नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है और जो पतला आदमी है उसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल कम है। वैसे ही आप कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है और इसमें ज़्यादा है। इसी वजह से लकड़ी का आयतन कम होता है और आपको इसका आयतन, आयरन का आयतन ज़्यादा होता है। अब बताएं, आप इस क्वेश्चन का जवाब दें कि आप नदी का जो पानी होता है उसका आयतन ज़्यादा है या समुद्र में जो पानी होता है उसका आयतन ज़्यादा है। अब आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, तो पता कर सकते हैं। तो आज हमारा जो ये वीडियो रहेगा बस यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।